अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पिछले 2-3 साल से अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाना चाहिए। 4-5 साल से बात हो रही है जब से अब्राहम अकॉर्ड मंजर आम पे आए हैं। लेकिन गाज़ा की लड़ाई के बावजूद जो है वहाँ पे जो कत्लेआम हुआ है, औरतें बच्चों के साथ ज़्यादती जुल्म हुआ है, रेप्स हुए हैं, टॉर्चर हुए हैं, अबडक्शंस हुई हैं, उसके बावजूद एक तबका अभी भी मौजूद है जो कहता है कि नहीं यार चलो कुछ तो सही यार, मतलब हल्की फुल्की बात कर लेनी चाहिए हमें इसराइल के साथ। हकीकत ये दोस्तों के टू स्टेट सोल्यूशन जिसके नाम पे हमें अब्राहम अकॉर्ड बेचा जाता है, पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह एक सम वॉट प्रिंसिपल पोजीशन पे अभी भी कायम है अमेरिका के प्रेशर के बावजूद। आपने इवन देखा इसहाक डार साहब ने अमेरिका विजिट करते हुए रीइटरेट किया उर्दू ज़ुबान में अपनी कॉन्फ्रेंस में कि यार हमारा कोई इरादा नहीं है इस चीज़ को कबूल करने का। 1967 वाले बॉर्डर हम मानेंगे और हम जेरूसलम को कैपिटल मानेंगे फ़लस्तीन का। जब ऐसी कोई रियासत वजूद में आएगी और उसके ताल्लुकात की बुनियाद पे कि वो कैसे ताल्लुकात कायम करती है गिरदोनवा की रियासतों के साथ, इसकी बुनियाद पे हम फैसला करेंगे। बहुत अच्छी बात है। पहले भी आपको हमने बताया था जब से ये चैनल बना है 3 साल से कि ये भी एक प्रिंसिपल डिपार्चर है पाकिस्तान की ओरिजिनल पोजीशन से। क्यों? पाकिस्तान की ओरिजिनल पोजीशन ये है कि इसराइल एक बास्टर्ड स्टेट है, एक हरामी बच्चा है बरतानवी राज का। कायद आज़म जिनके खिलाफ हमारा लिबरल तबका सारी उम्र एक वो रूमर फैलाता रहा, झूठ फैलाता रहा कि वो एक ब्रिटिश एजेंट थे और उन्होंने ये ज़मींदारों की ज़मीन बचाने के लिए पाकिस्तान की शरारत कर दी, हमें तो हिंदुस्तान के साथ ही रहना चाहिए था। आज वो लिबरल आपको लेक्चर दे रहे होते हैं ना पेट्रियटिज़्म का कि मार्का हक और मे और जिहाद और ये, और उनके मुँह से बुनियानुम मरसूस सुन के वाक़ई मुझे हँसी आ जाती है। जिन्होंने अल्लाह रसूल का नाम ही नहीं लिया 25-30 सालों में, बगैर 78 सालों के अंदर उनको भी अब अल्लाह रसूल याद आ गए। खुशी हुई हमें तो देख के, हम तो नाराज़ नहीं होते। उन लोगों ने एक ऐसा झूठ बनाया था, लेकिन कायदे आज़म कैसे ब्रिटिश एजेंट थे कि जो प्रीमियर ब्रिटिश प्रोजेक्ट था इसराइल का, जो एक ज़ायनिस्ट एंटिटी थी जो कि पोस्ट कॉलोनियल दौर एक वाहिद कॉलोनियल आउटपोस्ट रह गया था, जिस तरह के इसराइल है, जिस तरह के साउथ अफ्रीका है, उस तरह की अगर छावनियों में से एक छावनी पाकिस्तान था, तो पहले आते साथ पहले हल्ले में पाकिस्तान ने इससे क्यों पंगा ले लिया। पॉइंट नोट करने वाला है। कायदे आज़म ने चेकोस्लोवाकिया से, पोलैंड से असलहा, हेलीकॉप्टर वो सोर्स करवा के फ़िलिस्तीनी, सीरियंस और मिस्रियों को दिलवाया। कायदे आज़म ने हेनरी ट्रूमन को, अमेरिकन सदर को लेटर लिख दिया, और बड़ा वो लेटर तारीख में कि वो तारीखी एक लेटर्स में से उसको वो सोने हरूफ में लिखना चाहिए कि वो बिल्कुल पेशगोई करके उन्होंने बताया कि क्या होगा इस इसराइल के मामले को लेके, और कैसी कैसी लड़ाइयाँ और दुनिया में फसाद और जंगो जिदाल हो जाएगा कि आपने ये शरारत जो कर दी है। और वो अमेरिका को तलकीन दिलवा रहा था कि आप इसकी सपोर्ट मत कीजिएगा। लेकिन आपको पता है कि जैसे तारीख हुई कि 1950s और 60s के बाद से, ख़ास तौर पे सुएज़ क्राइसिस के बाद से, अमेरिका ने जो इसराइल का बेबी था, जो जो ब्रिटिश एम्पायर ने बेबी तैयार किया था, हरामी बच्चा, वो उठा के उसने अमेरिका को कहा कि दिस इज़ योर बेबी नाउ, और अमेरिका ने वो बेबी गोद ले लिया, और वो पिछले 40 साल से 50 साल से हम उसका तमाशा देख रहे हैं। इराक की जंग के बारे में बताया कि ये तेल की जंग है, वो तेल की जंग नहीं थी। अफ़गानिस्तान की जंग का बताया कि ये इस्लामी एक्सट्रीमिज़म और इस्लामिस्ट नज़रियात की वजह से दुनिया में बड़ा वो मसला बन जाएगा, वो उसकी जंग नहीं थी। हमें अब ईरान की जंग का बताया जा रहा है कि ये मुल्ला रजीम और उसके न्यूक्लियर बम और ये और फलान। हमें बताया गया है कि लीबिया के अंदर एक पागल डिक्टेटर है जो अपने लोगों का खून पीना चाहता है, गद्दाफी उसका। इस सारी जंगें जो हुई हैं पिछले 40-50 सालों में, खसूसन गल्फ़ कुवैत वॉर के बाद, जो एक गल्फ़ वॉर 1 थी, डेज़र्ट स्टॉर्म 1 था, उसके बाद ख़ासतौर पे वॉर ऑन टेरर के सांचे में जो जंगें हुई हैं मुसलमानों के साथ, इसके अंदर अब लाखों नहीं, मिलियंस नहीं, अब करोड़हा मुसलमान कत्ल हो गए, करोड़हा मुसलमान कत्ल हो गए, करोड़हा मुसलमान बराह कत्ल हो गए, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। इसके बावजूद आप देखते हैं कि दानिश्वर, मज़हबी पेशवा, कोई गामदी साहब उठ जाते हैं, कोई मुबशर लुकमान प्रोग्राम कर देता है, कोई मुज़म्मिल शाह साहब आ जाते हैं, कहीं से कोई अहमद कुरैशी आ जाता है। उनके पास बहुत सी बातें होती हैं करने की, देखो ये है तो वो है, तो ताल्लुकात हैं, तो ईरान हमारा दुश्मन है, तो फलाना हमारा दुश्मन है। हाँ, ईरान के साथ पाकिस्तान के बहुत से इख्तलाफात हैं, अफ़गानिस्तान साथ भी चल रहे हैं, तारीख़ी तौर पे भी चले हैं। लेकिन क्या हम एक दूसरे को अपना एक एग्जिस्टेंशियल दुश्मन मानते हैं? हम में से कोई एक है, अलजायर और मोरक्को भी हों, मैं कहता हूँ मराकश को भी ले लें आप, क्या वो एक दूसरे को अपना एग्जिस्टेंशियल दुश्मन मानते हैं? क्या हम में से कोई ऐसा एक मुल्क है जो दूसरे का वजूद ख़त्म करना चाहता है? क्या कोई ऐसा मुल्क है हम में से जो दूसरे की टेरिटरी के ऊपर ऐसे नज़र जमाए है कि वो उसकी आबाई ज़मीन है? वो इसराइल है। वो कहता है फ़िलिस्तीन भी मेरा, लेबनान भी मेरा, सीरिया भी मेरा, आधा मिस्र भी मेरा, तुर्की का कुछ हिस्सा भी मेरा, सीरिया भी मेरा, और हिजाज की सरजमीन में मदीना भी मेरा। इस सब
इन सब तमांचों के थप्पड़ों के बावजूद जब आके कोई बकवास करता है, तो मेरा मशवरा है, ये मैं एक प्रोग्राम है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ये प्लीज़ यहाँ अटैच कर दीजिएगा। ये निक मिनार्ड साहब हैं, ये प्रोफेसर हैं जनरल सर्जरी के, जीआई सर्जरी की, जो अपर बॉडी की सर्जरी होती है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एज एन एडवाइज़र और कंसल्टेंट ये आए और इन्होंने फ़िलिस्तीन में काफ़ी चैरिटेबल काम में हिस्सा लिया। काफ़ी ज़्यादा सर्जन्स और डॉक्टर्स को वहाँ मिलते रहे हैं। एक का इन्होंने वाक़या ये टकर कार्लसन को इंटरव्यू में सुनाया कि मेरा एक साथी था, मैं उसको इतना अच्छा जानता नहीं हूँ, एक बार मैं उसको मिला था, कॉफ़ी पी थी। कुछ वक़्त के बाद पता लगा कि उसको इस जंग की मद में उठा लिया गया और टॉर्चर करके कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। जब उसकी नौयत जो है टॉर्चर की उन्होंने बयान किया, अगर आपके कभी को औरतें बच्चे सुन रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मत सुनें। उन्होंने उनको रेप कर कर के कत्ल कर दिया, यानी 50 से 60 दिन लगातार उनको डेली इतना रेप किया, सेक्सुअली वायलेट किया कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स जवाब दे गए और वो शहीद हो गए। इसके अलावा उन्होंने कई मेडिकल वर्कर्स और एड वर्कर्स के बारे में बताया कि उनको जेनिटल से, उनके प्राइवेट पार्ट से इलेक्ट्रोक्यूशंस और इस तरह के टॉर्चर्स, कुछ लोगों को तो मिनिमम टॉर्चर ये है कि उनकी पिटाई की जाती है रोज़ाना, और रोज़ाना उनको उठने नहीं दिया जाता, वो घुटनों के बल और वो हथकड़ियों के साथ कमर के पीछे 60-60, 70-70 दिन बंधे रहे हैं लोग। तो मेरे ख्याल में आप सब जानते ही हैं कि एक पोजीशन में बंधे रहने से क्या होता है इंसान की हड्डियों को और जोड़ों को। तो ये मिनिमम वो टॉर्चर है जो इजरायली प्रिजन सिस्टम ऑफिशियल कैपेसिटी में देने को तैयार है। हमारे अजीज़ सेनेटर, एक्स सेनेटर मुश्ताक साहब आए हैं, अब्दुलसत्तार ईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे, उनकी रिहाई से अभी वो हुए हैं, बाजियाब हुए हैं उनकी वो कैद से। हमारे प्यारे दोस्त जिनके साथ हमने अंग्रेज़ी में प्रोग्राम भी किया था, थियागो साहब, थियागो सिल्वा साहब, जो ब्राज़ील के वो एक फ्लोटिला मेंबर रह चुके हैं, जो लीड करते हैं कारवान को कि वो गाज़ा ब्लॉकेड तोड़ेंगे। उनके साथ जो बदसलूकियाँ की गई, जो सेक्सुअल टॉर्चर्स यूरोपियन सिटीजन्स को दिए गए फ्लोटिला में जाने के लिए, उनके तो पासपोर्ट भी तकड़े हैं। तो इसराइल की जो रियासत है, इसका जो वजूद है, इसका जो एटीट्यूड है, इसकी अवाम की सोच और फ़िक्र और नज़रियात हैं, इसकी जो वर्ल्ड व्यू है, इसकी फ़ॉरेन पॉलिसी है, डोमेस्टिक पुलिसिंग है, इसमें आपको कहाँ नज़र आता है कि अब्राहम अकॉर्ड के तहत इसके साथ दोस्ती करनी चाहिए? चाहे फ़र्ज़ किया कि ये मगलूब हो के, ईरान की जंग की शिकस्त खा के ये अमेरिका के सामने वाक़ई में हथियार डाल देता है, हालाँकि ये नहीं होने वाला। मेरी अक्ल, आपकी अक्ल, सब मानते हैं कि इसने शरारत करनी है, वरना इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये अगर मुल्क किसी तरह बच भी जाता है और वाकई में फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेता है और किसी तरह से ये सीरिया की और मिस्र की बकब्ज़ा ज़मीन भी छोड़ देता है और ये अल-कुद्स अल-शरीफ यानी जेरूसलम को फ़िलिस्तीन का कैपिटल भी बना देता है, नहीं तो मैं कहता हूँ इंटरनेशनल सिटी बन जाती है ये, ना इसके कब्ज़े में, ना फ़िलिस्तीनियों के कब्ज़े में, तमाम लोग दुनिया के अक़वाम के लिए। आप ऐसी रियासत से क्यों दोस्ती करना चाहेंगे? आप इसके से दोस्ती करके क्या हासिल करना चाहेंगे? क्या ऐसा एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज़ या ट्रेड है कि वो हम किसी और रीजनल एलाय से नहीं हासिल कर सकते, जो हमें इससे ही करना होगा? क्या ये टॉर्चर टेक्निक्स, क्या ये जो गंदी फ़िल्में बनाना, प्राइवेट सिटिज़न्स को टॉर्चर करना, इन टेक्निक्स के माहिरीन ये मग़रिबी एम्पायर्स ही हैं। ये इन्हीं की सिखाई हुई चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बाहर बड़ी शदीद तूफ़ान भी आया हुआ है, यालाबारी भी हो रही है, तो वो ऐसे एक बाहर बड़ा ना ऐसे एक खौफनाक सा माहौल बना हुआ है, तो ख्याल आया जॉर्ज ऑरवेल और उसके नावल 1984 या 1984 का। ज़ाहिर बात है, अब आप लोग कान पक चुके हैं, ये मैं सुना चुका हूँ कितनी बार उसी एक ऐड के अंदर, लेकिन मकसद भी समझने की कोशिश करें कि जॉर्ज ऑरवेल कौन थे और ये 1984 का नावल उनका इतना क्यों अहम है, और ख़ास तौर पे आज के हाइपर सर्वेलेंस के दौर में जब सरकारें प्रैक्टिकली हर फैसेट इंसानों की प्राइवेट लाइफ का उसका हिस्सा बन चुकी हैं। इस तरह के दीगर जो बड़े पेचीदा मसाइल होते हैं इंसानों के और मुआश के और सियासियात के, उनको हम डिस्कस करते हैं किताबों के तनाजुर में, आला फिल्मों के तनाजुर में और उस मुख्तलिफ म्यूज़िक और आर्ट और लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो आप ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप इयॉन मैट्रिक्स की वेबसाइट पर जाके हमारा बुक क्लब द क्लब उसकी मेंबरशिप परचेज कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू देयर। ये इन्हीं की सिखाई हुई चीज़ें हैं जो आज आपके सारे हथकंडे होते हैं ना कि पेगासस लगा दिया तो मोबाइल में से गंद वीडियो निकाल ली तो नंगी तस्वीर बना ली। ये कौन करता है? ये FBI, CIA, पेंटागन के जो बड़े बड़े जांबाज सिविलाइज्ड फातिहीन, जो हमारे मोअज़्ज़ज़ फातिहीन हैं, जो MI5 MI6 के मोअज़्ज़ज़ फातिहीन हैं, जो हमारे इसराइल मोसाद के और ये उसके IDF के जो मोअज़्ज़ज़ फातिहीन हैं जिनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं हमारे मजहबी पेशवा और दानिश्वर, ये इन्होंने आपको सिखाई हैं सारी चीज़ें।
तो रादर दैन कि हम सिविलाइजेशनली इनसे डिपार्ट करें, हम एक क्लियर लाइन इन द सैंड बनाएं कि हम फ़र्क तहजीब हैं, आप फ़र्क तहजीब हैं। आपकी तहजीब दरिंदगी पर मबनी है, हमारी तहजीब इंसानियत का सबक देती है। हम कहते हैं कि नहीं, कामयाबी उनकी तरह बनने में, उनके साथ मुआहदे करने में। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अगर खुदा ना खास्ता ये, मैं कहना नहीं चाहता मेरे मुंह में खाक, अगर इब्राहिम अकॉर्ड का फिर दोबारा प्रेशर आया तो यहाँ पे ऐसे लोग भी उठ खड़े होंगे जो कहेंगे ये सुलह हुदैबिया है। ना ये सुलह हुदैबिया है, ना करने वाले आगे कुरैश मक्का हैं, ना करने वाले इस तरफ से असहाब रसूल हैं। ये बात इतनी काफ़ी हो जानी चाहिए मेरी तरफ से कि ना ये कुरैश मक्का से ये बदतर, और असहाब रसूल और रसूलुल्लाह की आप वसल्लम की ज़ात तो मतलब हम कहाँ और वो कहाँ। तो ना ये पार्टी करने वाली जो हम मुसलमान ममालिक रियासतें जो हैं, ना हमारी ये रियासतें वो हैं। इवन मैं कहता हूँ कुरैश मक्का इनसे लाख बेहतर, और वो जो खदो खाल थे और प्रैक्टिकल रियलिटीज़ थी उस वक्त की, वो बहुत डिफरेंट थी। तो ये सुलह हुदैबिया नहीं है। इस वक्त वो मार्का है, वो माहौल है कि ईरान की जंग हुई हुई आई हुई। सिर्फ ये हज का सीज़न था, मैंने आपको कहा था, ये इस खातर डिले करेंगे। सऊदी अरेबिया का प्रेशर होगा, तमाम मुस्लिम ममालिक का प्रेशर होगा, प्लस अमेरिका के अंदर भी कंस्ट्रेंट होगी कि वो नहीं चाहते कि एक वर्ल्ड वॉर फ़ौरन से फूट पड़े। ज़ाहिरी बात है, अगर हज पे हुज्जाज के शहीद होना शुरू हो जाएँ तो मेरे ख्याल में हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो एक आलमी जंग शुरू हो जाएगी वहाँ पे कि यार हज के सीज़न को टारगेट कर दिया गया या हिजाज को टारगेट कर दिया गया। तो इनेविटेबल को डिले करते हुए ये एक मुआहदे की शक्ल बनती जा रही है। ये मुआहदा ऑलरेडी होल्ड नहीं कर रहा। परसों आपने देखा कि वो झड़पें उनकी दोबारा शुरू हो गई थी, वो लड़ रहे थे। अब ट्रंप हॉर्मूज़ का वो कंट्रोल छोड़ रहा है और ईरान जो है वो आस्ता आस्ता छोड़ेगा, और उसके बाद फिर वो न्यूक्लियर वेपन्स भी, ये सब नहीं होने वाला। और अगर 6 महीने को कहा ना कि ये है कि या जंग होगी या अमेरिका तस्लीम कर लेगा 6 महीने में कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर है, तो फिर तुर्की, सऊदी अरेबिया, अलजायर, इन लोगों को कौन रोकेगा कि हमें भी बम चाहिए। इसराइल फिर फ्रंट फुट पे आएगा। तो ये जो बातें फ़िज़ा में हो रही हैं कि चाहे इसराइल की जानिब से हो, चाहे रूस की जानिब से हो, चाहे अमेरिकन की जानिब से हो, कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, लिमिटेड न्यूक्लियर स्ट्राइक करके देख लेनी चाहिए, एक नया डेटरेंस, तो ये वो दौर आ चुका हुआ है, हमारे सरों के ऊपर है। जॉनथन पोलार्ड जो कि एक अमेरिकन इजरायली स्पाई थे, जिन्होंने सारा डेटा चोरी किया था अमेरिकन न्यूक्लियर प्रोग्राम को और इसराइल को प्रोवाइड किया था, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पार्डन दिलवाई थी। हालांकि इसको सजाए मौत होनी चाहिए थी, ये गद्दार था अमेरिका का, और नेतन्याहू ने खुद रिसीव किया था उसको एयरपोर्ट पे। उसने वाज़े तौर पे कह दिया कि हम न्यूक्लियर वेपन्स मिस्र और तुर्की के ख़िलाफ़ और लेबनान और गाज़ा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं और समझते हैं बिल्कुल। आज वो तेल अवीव में बैठा हुआ है। दुनिया बहुत रैपिडली बदलने वाली है, तो अब इसमें से बाहर आ जाएं, यूएन के रेटरिक में से, मुआहदों के रेटरिक में से। हमें अग्रेसिव पोस्चर की ज़रूरत है। पाकिस्तान की हार्ड स्टेट, खुदा के वास्ते 25 करोड़ के सर पे नहीं हार्ड आपने कौड़े बरसाने, आपने बाहर के वो 1-2 अरब जो दुश्मन हैं हमारे, उनके सरों पे बरसाने हैं। तो 25 करोड़ एक ऐसी कुव्वत होती है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक रात में 25 करोड़ लोग वेपराइज नहीं हो जाते होते, लड़के तप्पड़ के साथ अपने ग्राउंड को स्टैंड कर सकते हैं वो। तो अगर हम इस आलमी जंग की सूरत हाल में जा रहे हैं और यहाँ कैंप्स बन रहे हैं, तो हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होनी चाहिए कि ईरान और अफ़गानिस्तान को अपने साथ लेके चलें। अफ़गानिस्तान से जो ख़राबी है उसको ठीक करना, ईरान के साथ जो गैप्स हैं उसको ठीक करना, जो गलतियाँ उनकी तरफ हैं उनके ज़िम्मे डालना उन दोनों ममालिक के, और इस खित्ते को एक कोऑपरेटिव मिलिट्री इकनॉमिक जोन बनाना, एक पॉलिटिकल जोन बनाना। क्यों? क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड से बचने का अभी क्या चीज़ है जो आपको इतना कॉन्फिडेंस दे रही है अब्राहम अकॉर्ड्स के मुकाबले में? ज्योग्राफी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और आपकी पॉलिटिकल पोजीशन, दैट्स ऑल। खुदा न खास्ता इनमें से एक फैक्टर कम होता या ज़्यादा होता तो आज हम भी यूएई की तरह, मोरक्को की तरह, सूडान की तरह डंडोरा पीट रहे होते, या बहरीन की तरह कि ये इब्राहिम अकॉर्ड कर लो, इब्राहिम अकॉर्ड कर लो। यूएई आपको डामाडोल नज़र आया 2-3 बार। कभी वो चढ़ दौड़ता है ईरान पे कि मैं लड़ूंगा, मैं मारूंगा, मैं उड़ा दूंगा इसको, फिर वो पीछे हटता है, पाकिस्तान से दोस्ती की कोशिश करता है, फिर वो दौड़ता है। ये एक गैस्प्स हैं, वो तड़पे हैं, वो आखिरी सांसें हैं जो कि आप मरती हुई रियासत की देख रहे हैं। हकीकत ये है दोस्तों कि गल्फ़ की जो पट्टी है, ये ममालिक क्वार्टर टू हाफ सेंचुरी से ज़्यादा टाइम इनका नहीं बचा। अब पाकिस्तान जो कि रियल कंट्री है फ़िज़िकल वजूद के अतबार से, ईरान है, पोटेंशली अफ़गानिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, मिस्र है, इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बनती है। ओआईसी की कमज़ोरी है कि अब्राहम अकॉर्ड का रूज आया। डोनाल्ड ट्रंप आपको ये जो मनवाने की कोशिश कर रहा है, वो ये नहीं मनवा रहा कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। इसराइल को आपको तस्लीम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या कहा था उसने, स्मोट्रिच ने, आज से मे बी 2 मंथ्स को या 1 मंथ को, कि हमें कोई सऊदी अरेबिया का तस्लीम नहीं चाहिए, हम अपने आप में काफ़ी हैं। अब अगर उसने अपने पे एहसान करना है तो वो हमें तस्लीम कर ले, लेकिन हम हमारे पे कोई एहसान नहीं है अब,
क्यों? इसराइल खुद अब अपने वजूद के बारे में डामाडोल है कि वो कह रहा है कि मैं जब मौका है, चांस पे डांस है, मैं तो सारे खत्ते पे कब्जा कर सकता हूँ। तो वो क्यों ये तस्लीम कर ले कि मैं इतने से बॉर्डर के अंदर अपने आप को महदूद कर लेता हूँ। तो अब इसको ही देखते हुए इब्राहिम अकॉर्ड को इस तरह से मत कोई, यानी ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर बुलिंग है। आपसे तस्लीम करवाया जा रहा है बुली करके कि माई बाप तुसी बड्डे हो, और उसने इसकी कोई शिक नहीं माननी, और उसने अपने खत्ते को, सरजमीन को एक्सपैंड ही करते जाना है। ये है अब इब्राहिम अकॉर्ड की हकीकत। आज से साल पहले और थी, 3 साल पहले और थी, 5 साल पहले और थी। आज के दिन में जब हम बात करते हैं तो इट इज़ सिंपली ए बुलियंग टैक्टिक जो डोनाल्ड ट्रंप डोमेस्टिक और इजरायली पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए कर रहा है। आपसे उसने तस्लीम करवा के जा, पाकिस्तान नहीं करने वाला बाय द वे, अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया भी इससे इनकारी है, नज़र आ रहा है ये डील कोलैप्स कर चुकी हुई है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने बहुत फजल किया। लेकिन इसका रेटरिक भी जो लोग लेके आ रहे हैं, अरे गिरबान में झांके, मैं मीडिया से मुतल्लिक ज़्यादा आपसे बात करता था, एक्चुअल पॉलिसी कुछ जिसने पॉलिसी बनानी है उन्होंने तो फैसला करना है, मेरे आपको तो नहीं देखना। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो मीडिया पे जो नैरेटिव बनाते हैं, ज़रा इनको ज़रा ज़रा देख लिया करें। और इनमें भी अब देखा है मैंने कि कुछ लोगों को बहुत दर्द हो रहा है अहले फ़लस्तीन का, क्योंकि वो पीटीए के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है। लेकिन 3 साल पहले, 2 साल पहले, साल पहले ये सारे कहते होते थे कि अहले फ़लस्तीन दहशतगर्द होते हैं और वो टेक्नोलॉजी और उलूम की वजह से पीछे रह गए हैं, उन्हें इसराइल से सुलह कर लेनी चाहिए। तो ये जो मॉरली जो कजल्स है ना, जो हथौड़े सर पे आके इखलाकी मारते होते हैं कि आपको दबा लें, अब दबने का वक्त नहीं है। अब आप अगले से पूछा करें तुम कौन हो और तुम ये बात क्यों कर रहे हो। मेरे से पूछें, आप अपने आप से पूछें, गिरबान में जंगा करें कि ये क्यों, किस स्टेशन से आके ये बात कर रहा है और हदफ क्या है इसकी बात का। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।